जाएगा। तो यहाँ पर भूमिगत जल के बारे में हमने आपको बताया था कि जमीन के अंदर या भूमि के अंतर्गत जो पाया जाएगा जल, वही आपका भूमिगत जल या भौम जल के रूप में उसको हम क्या करेंगे, जानेंगे। ये भौमगत जल जो है वो कुएं में पाया जाएगा, कुछ झीलों के पास जो है वो आपका पाया जाएगा, यानी कि इसके विभिन्न प्रकार के स्रोत हैं। तो इसको समझाने के लिए भी हमने फिर डायग्राम लिया था कि इसको आपको यहां पर समझाते हैं, क्योंकि वहां तो समझना संभव नहीं। तो इसको समझाने के लिए यहां पर आपको समझाया भी था कि ये रहा, यानी कि आपका सपोज दैट ये पूरा का पूरा आपका पानी है जो जमीन के अंदर भरा पड़ा है। इस जमीन के अंदर ही आपका ये भूमिगत जल है जो कई प्रकार की भिन्न भिन्न प्रकार की चट्टानों के नीचे, भिन्न भिन्न प्रकार की मृदा के नीचे जो है वो आपका भूमिगत जल के रूप में जो है वो पाया जा रहा है। इसी भूमिगत जल को हम कुएं के माध्यम से भी निकाल सकते हैं, तालाब या झील के माध्यम से भी इसको प्राप्त कर सकते हैं, साथ में नलकूप या हैंडपंप के माध्यम से या बोरिंग या मोटर पंप के माध्यम से भी इसको बाहर निकाल सकते हैं। अगर देखा जाए पहले ये सबसे ज्यादा प्रचलन में था कुआं और आपका तालाब। राजा महाराजा तालाब खुदवा देते थे या फिर कुएं को खुदवा देते थे। राजा महाराजा जो तालाब खुदवाते थे या कुएं खुदवाते थे, उन्हीं के माध्यम से क्या किया जाता था, पानी जो है वो प्राप्त किया जाता था। तो लेकिन वर्तमान में अगर देखें तो वर्तमान में जो है वो आपके कुएं की मात्रा जो है वो आपकी कम हुई है, आपके तालाबों की मात्रा भी कम हुई है। आप देखते हो आसपास अपने कहीं पर तक कुएं नहीं मिलेंगे, कहीं तालाब नहीं मिलेंगे। सबसे ज्यादा जो अपने आसपास देखने को मिलेंगे वो सर्वाधिक क्या देखने को मिलेंगे, मोटर पंप यानी कि समरसीबल मिलेंगे। या तो हेडपंप मिल जाएगा हर जगह, या फिर आपको क्या मिल जाएगा, मोटर पंप यानी कि समरसीबल मिल जाएगा। अब चूंकि होता क्या था ये हमने यहाँ पर समझाया था कि यहाँ से प्रश्न जो है वो आपके आते हैं, और कौन कौन से प्रश्न आते हैं वो भी आपको समझना है। चूंकि पहले कुएं थे, तालाब थे, तो तालाब भी अगर है तो आपके घर के पास, घर पर तो तालाब खुदा नहीं रहेगा, दूर से आपको पानी भर के तालाब का लाना पड़ेगा। कुएं से भी अगर पानी आपको चाहिए तो मेहनत करनी पड़ेगी, तब जाके पानी आ पाएगा। लेकिन आज के समय में अगर आपके पास हेडपंप है तो भी ठीक है, हेडपंप है फिर भी हम मेहनत कर रहे हैं कि कम से कम 1-2 बाल्टी चलाने के लिए हम क्या कर रहे हैं, हेडपंप का यूज कर रहे हैं। लेकिन अगर मोटर है या आपका बोरिंग है तो हमने उसको बटन दबाया लाइट से, तुरंत के तुरंत हमारा क्या कर गया, पानी भर गया। तो जहां हमें पहले आवश्यकता थी 1 बाल्टी की तो हम 1 बाल्टी ही उपभोग करते थे, अब जरूरत है 1 बाल्टी की लेकिन हम 10 बाल्टी क्या कर देते हैं, ऐसे ही यूज कर ले जाते हैं। तो जो जल का दोहन है, यानी कि मृदा के अंदर या जमीन के अंदर जो भूमिगत जल है उसका दोहन लगातार क्या करता जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है। और लगातार दोहन बढ़ने से, यानी कि लगातार दोहन बढ़ने से, चूंकि मृदा के अंतर्गत जो जमीन है, जमीन के अंदर जो आपका जल है वो तो सीमित मात्रा में ही है, और सीमित मात्रा में जब उसका अत्यधिक दोहन किया जाएगा तो जमीन के अंदर जो जल स्तर होगी उस जल स्तर में क्या आएगी, कमी आएगी। बात समझ पाए? तो सबसे प्रमुख कारण भूमिगत जल के स्तर का कम होना या भूमिगत जल में गिरावट दर्ज होना, उसका प्रमुख कारण क्या है? आप कहोगे कि नलकूप या बोरिंग पंप का प्रचलन में आना, यानी कि मोटर पंप का अत्यधिक प्रचलन में आना, क्योंकि इस कारण से जो है वो आपका भूमिगत जल का स्तर जो है वो क्या हुआ है, कम हुआ है। साथ में अकेला यही विकल्प आपका सही नहीं होगा, क्योंकि ऐसे विकल्प कई दिए रहेंगे। उसमें यह भी कहा जाएगा कि कुओं या तालाबों का निर्माण जो है वो आपके कुएं या जो तालाब थे वो उनके पहले उनका अत्यधिक निर्माण किया जाता था, लेकिन अब उनका निर्माण भी कम होना, यह भी एक कारण है। साथ में जरूरी नहीं कि केवल कुएं तालाब का निर्माण कम हो गया तो आपका भूमिगत जल का जो स्तर है वो कम हो गया। उसके साथ जो कुएं हैं, होता क्या था, जैसे आपने हेडपंप खोदता है, जैसे देखना आपने हेडपंप बनाया है, अब हेडपंप अगर बनाया है आपने समरसीबल लगवाई है, भैया तो हेडपंप लगवा लो या समरसीबल लगवा लो, एक ही बात है। हेडपंप लगवाओगे तो गहराई से आप पानी को क्या कर सकते हो, खींच सकते हो, चाहे बोरिंग हो या आपका हेडपंप हो। अब इस हेडपंप के आसपास की जमीन को तो आप पक्का कर दोगे, पक्का करने का मतलब है सीमेंट्रीकरण कर दोगे। जबकि पहले तालाब या कुआं खोदते थे तो कुएं या तालाब की जो मिट्टी होती थी आसपास की वो लगभग कच्ची मिट्टी होती थी, चाहे वो कुआं हो या आपका क्या हो, तालाब हो। तो हम पानी तो यूज करते थे, लेकिन जब बरसात का पानी बरसता था तो तालाब जो है वो भर जाते थे, और तालाब भर जाते थे तो जो बरसात का पानी होता था वो रीस्टोर होके भर करके पुनः रिस के, यानी कि हमने आपको बताया था कि ये रिसाव के माध्यम से मृदा के अंदर क्या पहुंच जाता था, जमीन के अंदर पहुंच जाता था, और पुनः वाटर लेवल में क्या हो जाती थी, वृद्धि हो जाती थी। आपने देखा होगा कि बरसात आती थी तो पता चल जाता था कि कुएं या हमारा जो हैंडपंप है उसका जो जल स्तर है वो क्या कर गया है, बढ़ गया है। आज भी अगर बरसात होती है तो जल स्तर में क्या हो जाती है, वृद्धि हो जाती है। तो यहां पर ये जो जल के रिसाव की प्रक्रिया को क्या कहा गया है, अतः
अंतः निस्यंदन की प्रक्रिया कहा गया है। यानी कि जो आपका मृदा के अंदर जो जल है, जल स्तर का बढ़ना किस प्रक्रिया के कारण संभव होता है? जल के अंतः निस्यंदन की प्रक्रिया के कारण ये प्रक्रिया आपकी क्या है, संभव हो पाती है। अब अगर इसी को आप पक्का कर दें, जैसे हमने भैया तालाब खुदवा दिया, इसके तालाब के चारों तरफ नीचे की जमीन को हमने पक्का कर दिया। भाई देखा हो, तालाब खुदवा दिया, लेकिन तालाब की जमीन को भी हमने पक्का कर दिया, साथ में उसके आसपास की जमीन को भी हमने पक्का कर दिया, तो सिर्फ पानी भरा रह गया, बरसात का पानी भी आया तो वो भर गया, लेकिन मृदा के अंदर, जमीन के अंदर जो है वो नीचे नहीं जा पाया। इस कारण से जल स्तर में भी कमी आपकी क्या है, हुई है। अगर कुएं हैं, कुएं के आसपास की जमीन को भी आप पक्का कर दोगे तो भी निश्चित सी बात है कि कुएं के आसपास की जमीन अगर आपने पक्की कर दी है, कुएं का नीचे का हिस्सा जो है वो आपने पक्का कर दिया है, सिर्फ बोरिंग पंप से ही पानी ऊपर आ सकता है, तो यहां पर भी पानी जब बरसेगा तो वो मृदा के अंदर, जमीन के अंदर नीचे नहीं बैठ पाएगा, जिस कारण से आपकी जल स्तर में क्या होगी, कमी होगी। बात समझ पाए कि नहीं सर? तो ध्यान रखना, ये कई कारण होंगे, केवल एक कारण आप नहीं कहोगे कि केवल एक कारण है कि जिस कारण से जो है वो आपके जल स्तर में कमी हुई है। जल स्तर में कमी होने के कई कारण हैं। अब इसी को हम समझा चुके हैं, इसी को थोड़ा सा यहाँ थ्योरी पे चलते हैं, ठीक है ना? देखना, ये यहाँ पर पूरा लिखा है, भौम जल या भूमिगत जल क्या है? तो जमीन के नीचे पाए जाने वाले जल को भौम जल, कहीं भौत जल लिखा है, वो भौम जल है। भौम जल कहते हैं कुओं और कुछ झीलों के जल का स्रोत भी भूमिगत जल है। भू जल का मतलब है भूमिगत जल है, यानी कि कुएं और झीलों से भी पानी कहां प्राप्त होता है? भूमिगत जल से ही जो है उन दोनों को पानी प्राप्त होता है। हैंडपंप और नलकूपों में भी जल कहां से आता है? तो भूमिगत जल से ही, भौम जल से ही आपका क्या आता है, चाहे वो हैंडपंप हो या नलकूप हो, सभी जगह कहां से पानी आता है? भूमिगत जल से ही पानी आता है। भूमि में जल का रिसाव क्या कहलाता है? तुमने कहा अंतःनिस्यंदन कहलाता है, यानी कि ये प्रक्रिया है जो क्या कहलाती है? अंतःनिस्यंदन कहलाती है। भूमि के नीचे कठोर चट्टानों के बीच संचित जल के भंडारों को जल भंडार कहते हैं। ये जल भर लिखा है लेकिन उनको जल भंडार कहते हैं, यानी कि जल भंडार कहां रहेंगे? तो ये कोई पूछने वाला नहीं, जमीन के अंदर चट्टानों के नीचे जल के कुछ भंडार जो है वो आपके क्या रहेंगे, स्टोर रहेंगे, उनको ही जल भंडार कहते हैं। भूमिगत जल की पुनः पूर्ति वर्षा के जल के रिसाव से होती है, यानी कि पुनः जल स्तर में अगर बढ़ोतरी होनी है, भूमिगत जल का स्तर का बढ़ना है, तो वो किसके कारण से संभव होगा? जल के रिसाव से ही संभव होगा। जब पानी बरसेगा, बरसात होगी, तो वही पानी रिस रिस कर जमीन के अंदर बैठेगा, तभी जाके आपकी क्या हो पाएगी? भूमिगत जल की पुनः पूर्ति हो पाएगी। अब बात करते हैं यहां पर जल की कमी या सूखे का कारण क्या है? तो ये प्रमुख कारण जो है वो आपके पूछ लिए जाते हैं, जल की कमी या भूमि का कारण क्या है? तो कई कारण हैं, एक कारण नहीं जिसको हम आंसर करेंगे कि केवल एक कारण है, कई कारण है। देखना, ये कई कारण है, ये सारे कारण आपको किसके लिए मानना है? जल में जल की कमी या सूखे का कारण मानना है। देखना सर जरा, ये सारे कारण आप मानोगे, देखना समझना कौन कौन से कारण दिए गए हैं। ये दिए गए हैं जल की कमी या सूखे का कारण। तो जल की कमी सूखे के कारण का मतलब क्या है? वही जिसको हम समझा रहे थे, यानी कि भूमिगत जल में कमी होने का कारण क्या है। तो यदि कोई कहता है भूमिगत जल में कमी होने का कारण, तो हम आपको पहले ओरली बता रहे कि ओरली आपको सबसे प्रमुख कारण क्या रखना है। सबसे पहला कारण आपको यही मानना है कि अगर विभिन्न प्रकार के ऑप्शन दिए गए हैं, उन विभिन्न प्रकार के ऑप्शनों में जब भी कभी कोई कहे तो विभिन्न प्रकार के अगर ऑप्शन दिए गए हैं, क्योंकि ये ऑप्शन तो हमने एक्स्ट्रा जोड़े हैं, बाष्पन और बाष्पोजन के कारण मृदा से लगातार जल की क्षति का होना, भूमिगत जल में कमी का होना नहीं। सबसे प्रमुख कारण जो आप मानोगे, अत्यधिक तीव्र गति से नलकूपों, यानी कि जिसको आप हेडपंप कहते हो, या तो नलकूप लिखा रहेगा या हेडपंप, और साथ में मोटर पंप या समरसीबल, उनका अत्यधिक प्रचलन में आना, यह प्रमुख कारण रहेगा। क्यों कारण रहेगा, हम इसको एक्सप्लेन करते हैं, देखना कैसे। भैया बाष्पन और बाष्पोत्सर्जन के कारण मृदा से लगातार जल की क्षति होना, मतलब क्या? बाष्पन की प्रक्रिया का मतलब क्या है? भैया जमीन के अंदर या पेड़ पौधों के अंदर, जो पेड़ पौधे हैं वो भी तो पानी को एब्जॉर्ब करते हैं, और पानी को एब्जॉर्ब करके वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया के माध्यम से वो जल को अपनी पत्तियों के ऊपर क्या कर लेते हैं? वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया के माध्यम से जल को अपनी पत्तियों के ऊपर इस प्रकार से आरोपित कर लेते हैं। सूर्य का प्रकाश पड़ता है, उस जल को अवशोषित करके, उस जल का बाष्पन करके क्या कर लिया जाता है? उस जल को उड़ा लिया जाता है। लेकिन सर ये प्रमुख कारण नहीं होगा जल की कमी का। हाँ, हम कारण मानेंगे, अगर ऑप्शन में दिया रहेगा तो हमारा ये ऑप्शन भी सही है, हम इसको गलत नहीं कहेंगे। बात समझ पा रहे कि नहीं? लेकिन अगर ऐसे ही ऑल ऑफ दीज आंसर ना हो, केवल गिनती के 4 ऑप्शन दिए, पहला दिया है बाष्पन के कारण,
जल में कमी होना, दूसरा है कुएं तालाब नदियों का सूखना, तीसरा है बढ़ती जनसंख्या द्वारा जल का अत्यधिक उपयोग होना, और चौथा ऑप्शन ये उद्योगों में ना देखिए, चौथा ऑप्शन दे दिया है नलकूपों में नलकूपों का तेजी से प्रचलन में आना। तो फिर दिए गए चार ऑप्शनों में सबसे बेस्ट विकल्प आपका क्या बनेगा? नलकूपों का तेजी से प्रचलन में आना। बात समझ पाए कि नहीं? क्योंकि बाष्पन और बाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया आज चलती है, पेड़ तो पहले भी हुआ करते थे और बाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया पहले भी चलती थी। बात समझ पाई कि नहीं? लेकिन पेड़ कितना बाष्पोत्सर्जन कर लेंगे भाई? अगर बाष्पोत्सर्जन कर भी रहे हैं या बाष्पन हो भी रहा है, तो बाष्पन के माध्यम से तो पानी उड़ के कहां जा रहा है? आपका बादल ही बन रहा है, और बादल बन के पुनः वो बरसेगा ही बरसेगा जमीन के अंदर। तो ये कारण तो है जल की कमी का होने के कारण, मृदा में लगातार जल की क्षति होने का, लेकिन इसको प्रमुख कारण नहीं मानेंगे। हाँ, अगर ये दिया रहेगा, एक ये दिया विकल्प, एक ये दिया, एक ये दिया, और चौथे ऊपर दिया है ऑल ऑफ दीज, तो फिर अब तीनों के तीनों आपके सही हैं, क्योंकि ये सभी कारण क्या है? जल स्तर में कमी का कारण है। बात समझ पाए? लेकिन चार एकदम कांटे की टक्कर वाले विकल्प दिए गए हैं, तो फिर किसको मानना है? आपको वो विकल्प चुनना है जो सबसे बेस्ट ऑप्शन हो। तो पहले नंबर पर आप उसको मानेंगे। तो ये एक विकल्प है जिसको लिखा है कि आखिर जल की कमी होने का क्या कारण है, तो ये भी जल की कमी होने का क्या है? एक कारण है। दूसरा, वर्षा का नहीं होना, वन उन्मूलन यानी कि वनों की कटाई। अब आपको स्टार्टिंग ऊपर से ही पढ़ना है, तो हमने सीधा नीचे से स्टार्ट कर दिया था। सुनना, यहां पर कहा है वर्षा का नहीं होना, तो बरसात जो है वो नहीं हो रही है। तो बरसात क्यों नहीं हो रही है? उसका एक कारण है वन उन्मूलन, वनों की अत्यधिक कटाई। देखा हो भाई, पहले आपने देखा होगा कि जनसंख्या जो है वो कम होती थी, जंगल अधिक होते थे, जनसंख्या बढ़ती जा रही है, लोगों को रहने के लिए जगह चाहिए तो क्या करें? बड़े बड़े उद्योग स्थापित करने हैं, बड़ी बड़ी कारखाने स्थापित करने हैं, सड़क यातायात परिवहन का निर्माण करना है, रेल ट्रैक बिछाने हैं, विभिन्न विभिन्न प्रकार के निर्माण कार्य चल रहे हैं। तो उसके लिए मृदा जो है, जहां पर वनस्पतियां लगी हैं, उनका क्या किया जाएगा? दोहन किया जाएगा, यानी कि उनको काटा जाएगा। तो यहां पर जो वन उन्मूलन हुआ है, उस वन उन्मूलन के कारण, वनों की कटाई के कारण, जब वनों की कटाई की गई है, तो निश्चित सी बात है कि उससे क्या प्रभावित हुई है? वर्षा प्रभावित हुई है। तो वनों के कट जाने के कारण वर्षा नहीं हो रही है। इस कारण से जो है वो जमीन के अंदर जो है वो आपके मृदा के अंदर पानी की या जल स्तर की क्या हुई है? कमी हुई है। यह भी एक कारण है। बाष्पन व बाष्पोत्सर्जन के कारण मृदा से लगातार क्षति, तो लगातार बाष्पन की प्रक्रिया चल रही है, यानी कि सूर्य की गर्मी के कारण लगातार जल का बाष्पन किया जा रहा है। साथ ही पेड़ पौधों के द्वारा बाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया की जा रही है, तो लगातार मृदा में से जल को क्या किया जा रहा है? बाष्पित किया जा रहा है, यानी कि जल की लगातार क्षति हो रही है। भूमिगत जल में कमी होना, ठीक है। अब अगर कहते हैं यहां पर जो अगला पॉइंट है, अगर और कहें कि और क्या क्या कारण है, तो कुएं व तालाब व नदियों का सूखना। नदियां सूख गई हैं, तालाब भी कम खोदे गए हैं, कुएं भी बहुत कम खोदे गए हैं, या तो कुएं खोदे ही नहीं जा रहे, और जो पुराने कुएं बचे भी थे उनको लगभग क्या कर दिया गया है? पूर्ण रूप से पाट दिया गया है। या तो तालाब खोदे नहीं जा रहे, और अगर तालाब खोदे भी गए हैं या तालाब पुराने कुछ हुए हैं, तो उनमें कूड़ा करकट डाल करके उन तालाब को क्या कर दिया गया है? पूर्ण रूप से पाट दिया गया है। अभी एनसीईआरटी के ही कक्षा 5 के टॉपिक में अपन पढ़ेंगे कि कुछ वावड़ियां थी ऐसी, राजस्थान का एक जिला था, राजस्थान का एक गांव था, वहां पर बहुत समय से बरसात नहीं हुई थी, जिस कारण से पानी की बहुत समस्या हो गई थी। आसपास किसी भी क्षेत्र में पानी नहीं था। फिर लोगों को पता चला कि कुछ हमारे दादा परदादा कहते थे कि यहाँ पर एक बावड़ी हुआ करती थी जो पहले पूरे गांव को पानी देती थी। तो पता चला वो बावड़ी कहां गई, तो पता चला उस बावड़ी को पूरा का पूरा कूड़े के ढेर से पाट दिया गया है। लेकिन फिर उस बावड़ी को जब साफ करने का जिम्मा लिया, क्योंकि पानी की समस्या थी, पानी कहां से प्राप्त हो, तो उस बावड़ी को जब साफ किया गया तो कम से कम 200 ट्रक मलबा उस बावड़ी से निकला। लेकिन जब उस बावड़ी से 200 ट्रक मलबा को निकाल दिया गया, तो पता चला उस बावड़ी में पानी अंदर भरा पड़ा है, और उस पानी से पूरे के पूरे गांव को क्या हुई? पानी की आपूर्ति हुई। तो ऐसे ऐसे कुछ ऐसे स्थान है। बावड़ियों का मतलब है सीढ़ीदार कुआं। अभी हम आपको दिखाते भी हैं क्या है सीढ़ीदार कुआं। आप कहीं जाते हो तो कुएं जैसे गोल बने होते हैं, लेकिन एक ऐसा कुआं बना दिया गया है, चाहे वो गोल हो चाहे वो आयताकार हो, उसमें उतरने के लिए ऊपर से नीचे तक क्या लगा दी गई हैं? सीढ़ियां लगा दी गई हैं। तो उसको कहा जाता है सीढ़ीदार कुआं, या उसी को कहा जाता है बावड़ी। तो ये दोनों के दोनों, अब चूंकि ये अपने यहां पर कम मिलेंगे, ये उस जगह ज्यादा मिलेंगे जहां पर पानी की समस्या होती थी, और राजा महाराजा बड़ी बड़ी बावड़ियां खुदवा देते थे कि बहुत गहराई में बावड़ियां खुदवा देते थे। अब उससे पानी निकालना तो संभव नहीं,
तो लोग बाग सीढ़ियों से नीचे उतर उतर के जैसे जैसे पानी की जरूरत होती थी वैसे वैसे पानी का क्या करते रहते थे, उपभोग करते रहते थे। तो पुराने समय में राजा महाराजाओं ने क्या किया है, बावड़ियों को खुदवाया है ताकि बरसात का पानी उसमें इकट्ठा हो जाए। जहां पर पानी है ही नहीं, भाई रेगिस्तानी इलाका है, वहां पानी है नहीं। आपका कहीं दक्षिण भारत में चले जाओ, कुछ कुछ हिस्से ऐसे हैं वहां पर पूरा पठारी भाग है। आप झांसी में ही कहीं चले जाओ तो वहां पर कुछ हिस्से ऐसे हैं जहां पठारी इलाका है, वहां पर पानी है ही नहीं। तो वहां पर पानी की सप्लाई कैसे की जाए, तो उसके लिए क्या किया जाता है, ये सरकार के द्वारा या राजा महाराजाओं के द्वारा पुराने समय में कुएं खुदवा दिए जाते थे, तालाब खुदवा दिए जाते थे, बड़े बड़े जलाशय बनवा दिए जाते थे ताकि बरसात का पानी इकट्ठा हो सके और पूरे साल भर बरसात के पानी जो इकट्ठा किया है उसी से पूरे गांव के लोगों को या आसपास के क्षेत्रों को पानी उपलब्ध होता रहे। तो यहां पर यदि कहें कुएं तालाब नदियों का सूखना, ये भी जल स्तर में कमी आई है। देखना कैसे भैया, पहले ये कुआं हुआ करते थे, ये तालाब हुआ करते थे और नदी हुआ करते थे, दोनों चीजें हुआ करती थी। अब कुएं में पानी अगर भरा है और अगर नीचे पक्का नहीं है, सीमेंटीकरण नहीं है, तो बरसात होगी, कुआं पूरा भर जाएगा, धीरे धीरे यही पानी रिस रिस के जमीन के अंदर पहुंच जाएगा, तो आपके जल स्तर में वृद्धि होगी। कहीं तालाब है, वहां पर पानी भर गया है, नीचे की आपकी जो मृदा थी वो लगभग मिट्टी की हुआ करती थी, बरसात का पानी और भर गया, ये तालाब पूरा फुल है, धीरे धीरे वही पानी जमीन के अंदर नीचे रिस रिस करके पहुंच जाता था और जल स्तर में क्या आ जाती थी, वृद्धि हो जाती थी। लेकिन अब जब तालाब और कुएं और नदियां सूख गई हैं तो जल स्तर में क्या हुई है, कमी हुई है। तो ये भी एक कारण है। बढ़ती हुई जनसंख्या का अधिक जल का उपभोग, और ये तो कोई रोक ही नहीं सकता सर, जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ रही है वैसे वैसे जल का उपभोग भी क्या कर रहा है, बढ़ रहा है। सर अपने यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है, आप भी जानते हो, अपने यहाँ उत्तर भारत में जल की कोई समस्या नहीं। क्यों? हमने आपको समझाया था कि जो आपका ये जो भारत है इस प्रकार से जो है वो बसा हुआ है, यानी कि जो भारत है ये आपका जो है वो भारत का मैप है। ये अपन जो है वो यहाँ पर बसते हैं। अपन कहाँ बसते हैं, तो ये आप ऊपर जाएंगे ऐसे ऐसे ऐसे, और ये आपका इस प्रकार से जो है वो पूरा भारत, चूंकि हमें बनाना नहीं आता लेकिन बना दिया। ये इतनी लाइन अगर काट दें बीच से तो ये नीचे का जो है वो दक्षिण भारत है, और ये दक्षिण भारत जो है वो इसको प्रायद्वीपीय भारत भी कहते हैं। प्रायद्वीपीय भारत क्यों? क्योंकि ये पठारी भाग से निर्मित है, ये पूरा का पूरा आग्नेय की चट्टान से बना हुआ है। यहां पर कोई भी नदियां, ध्यान रखना, कोई भी नदियां जो है वो आपकी सदाबहार नदियां नहीं है। सारी नदियां बरसात के पानी से ही बहती हैं। जितना बरसात होगी उन नदियों में पानी भर जाएगा, वर्ष भर वही पानी एक स्थान से दूसरे स्थान पर बहता रहेगा। पता चला आपका जो बरसात का पूरा पानी है वो खत्म हो गया तो नदियां सूख गई। बात समझ पाए? अब ये यहाँ पठारी भाग है, यहाँ पानी की उपलब्धता है ही नहीं। जबकि उत्तर भारत में जहां पर अपन लोग यहाँ निवास कर रहे हैं, यहाँ पहले सागर हुआ करता था, टेथिस सागर। यहाँ पर नदियां आके सागर में गिरती थी, जो आपकी गंगा है, सिंधु नदी भी यहीं गिरती थी पहले, ये सिंधु नदी यहीं गिरती थी। सिंधु नदी ऐसे जाती थी, अब देखो सिंधु नदी ऊपर से बहने लगी है। आपकी जो नदियां थी वो ऐसे गिरती थी आपकी भारत में ऐसे, लेकिन चूंकि यहां पर जो नदियों के द्वारा लाया गया मलबा रहा तो इस मलबे को यहां फंसी चट्टान के कारण इसको अवरोध कर दिया गया। तो पूरा मलबा जो है वो ये क्या कर दिया गया, पूरा मलबा नदियों के द्वारा ला करके इस स्थान को पाट दिया गया। तो कहीं कहीं बड़े बड़े नीचे पत्थर है, कहीं कहीं आपकी मिट्टी है, कहीं मलबा है, और वो भी सब क्या है, पूरा का पूरा नमी युक्त क्षेत्र है। उसके नीचे बड़ी बड़ी चट्टानों के नीचे जलाशय बन गए हैं, बड़े बड़े पानी के क्षेत्र बन गए हैं। उसके ऊपर ही आपकी ये पूरा का पूरा जो है वो मलबा एकत्रित हो गया। तो यहां पर पानी की उपलब्धता है। आप जाते हो 40, 45, 50 फुट गहराई में जाते हो, आपको पानी उपलब्ध होता है। आप खुदाई कर लेते हो और आपको पानी उपलब्ध हो जाता है। भाई आप देखते हो जैसे बोरिंग वगैरह करते हो तो कहते हैं कि भैया बालू निकला, अब यहीं पर हम क्या कर देते हैं, आपका हैंडपंप या बोरिंग पंप या समरसीबल लगा देते हैं। तो बालू कहां से आ गई? सर यहाँ पर पहले टेथिस सागर हुआ करता था, उसकी ही बालू ये आपको मिलती है। बात समझ पाए? यहाँ से नदियां होके बहती थी उस स्थान पर, इस कारण से यहाँ पानी की उपलब्धता है। अगर आप यहाँ जाओगे दक्षिण भारत में, कर्नाटक हुआ, केरल हुआ, कर्नाटक में तो समस्या है सर, लोग बाग एक हफ्ते नहीं नहाते, मॉल में घुस आते, मॉल में घुस जाएंगे, पता चला हमारे घर पे पानी नहीं है, हम मॉल में जाएंगे, मॉल में ही नहा धो आएंगे बाल्टी लेके। क्यों? क्योंकि पानी की इतनी समस्या है। तो ध्यान रखना है कि जल की आपकी समस्या कहां पर है, तो जहां जनसंख्या बढ़ती जा रही है वहां पर जल का क्या हो रहा है, अत्यधिक उपभोग हो रहा है। उद्योग में अधिक जल का उपभोग, सारे के सारे जितने के जितने उद्योग हों उन सभी उद्योगों में जल का अधिक उपभोग होता है, आपको पता ही है, क्योंकि कहीं पर भी कोई भी फैक्ट्री लगी है, हर फैक्ट्री में जल की ही आवश्यकता पड़ती है। तो यह भी एक कारण है। चलिए, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जमीन के अंदर का पानी विद्युत मोटर की सहायता से उपयोग में ले लिया जाता है।
और विद्युत मोटर का मतलब है चाहे वो आपका समरसीबल हो, चाहे वाटर पंप हो, चाहे मोटर पंप हो, और चाहे आपका क्या हो, नलकूप हो। ये नलकूप में भी हम मोटर फिट कर सकते हैं। तो ये सबसे प्रमुख कारण है कि जमीन के अंदर का पानी अत्यधिक तेजी से क्या कर दिया जाता है, बाहर निकाल दिया जाता, जिसके कारण जो है वो जल स्तर में क्या आती है, कमी आती है। पेड़ों और पार्कों की जमीन को सीमेंट से ढक दिया गया। आपने देखा होगा पहले पेड़ के आसपास की जमीन कच्ची होती थी, पार्क के आसपास की जमीन कच्ची होती थी, अधिकतर जो रास्ते होते थे, मैदान होते थे, वो कच्चे होते थे। अब हर जगह पक्कीकरण कर दिया गया, सीमेंट्रीकरण कर दिया गया, पेड़ों के आसपास की जमीन को भी पक्का कर दिया। तो पेड़ों के आसपास की जमीन पक्का करने के कारण अब जब पानी बरसेगा तो पक्की जमीन पर गिर करके नालियों के माध्यम से बह के चला जाएगा, वो मृदा के अंदर अवशोषित ही नहीं हो पाएगा, उसका रिसाव ही नहीं हो पाएगा, और जब रिसाव नहीं हो पाएगा तो जल स्तर में क्या रहेगी, कमी ही रहेगी। तो यह भी एक प्रमुख कारण है पेड़ों और पार्कों की जमीन को सीमेंट से ढक देने का। कुछ समझ में आ रहा कि नहीं, कि ऐसी हवा में उड़ता जा रहा, आ रहा समझ में? देखो सुनोगे गौर से तो सब समझ में आएगा, ठीक है ना, क्योंकि थ्योरी तो रहे है ही सर, इसमें तो कोई तो है नहीं, ठीक है ना। जहां चित्र की जरूरत होती है हम बना लेते हैं, इसमें तो कोई चित्र है नहीं, तो थ्योरी ही, ठीक है सर। ये हमने लिख के तुम्हें दिया है, इसके पहले तो हम ओरली बोलते थे, बच्चे स्वयं नोट्स बनाते थे, ठीक है ना। और ये अपनी सुविधा के लिए और आपकी सुविधा के लिए कि आपको लिखना नहीं पड़ेगा, नहीं तो बच्चे पहले हमें शकल थोड़ी देखते थे, कॉपी और पेन लिखते रहते थे कि छूट ना जाए। एक दो आते थे तो एक समझता था और एक लिखता था ऐसे कि तुम समझ लो, हम लिख ले रहे, बाद में हम लिख लेंगे तुमसे, ठीक है ना। अगर कोई कमी पड़ेगी तो तुम हमें समझा देना, ठीक है ना। लेकिन अब तो पीडीएफ बना दी है कि भाई पूरी जितना हम बोलते हैं वो सब इस पीडीएफ में लिखा है, बस समझाने को नहीं लिखा, क्योंकि समझाना लिखेंगे तो ग्रंथ हो जाएगा। तो जितना जो कुछ मटेरियल है जो पूछा जाता है वो सब पीडीएफ पर है, बस आपको केवल समझना है, समझ के इस पीडीएफ को पढ़ना है, आपको समझ में आएगा कि हाँ हमने क्या समझाया है। इसके बाद अगर कहें पेड़ों और पार्कों की जमीन को सीमेंट से ढक दिया गया, इसी को कहा जाता है सीमेंट्रीकरण, इसी को कहा जाता है कंक्रीटीकरण। वो ये नहीं देगा ये थ्योरी, तो आम भाषा है जो हमने आपको लिखी है। यानी कि वो कहेगा कि पेड़ और पार्क की जमीनों का कंक्रीटीकरण कर देना, सीमेंट्रीकरण कर देना, मतलब उनको पक्का कर देना सीमेंट से, तो वो भी उसके कारण भी आपके जल स्तर में क्या आएगी, कमी आएगी। बारिश का पानी लंबे समय तक इकट्ठा करने के लिए झीलों की संख्या बहुत कम है। पहले पानी इकट्ठा करने के लिए झीलों की संख्या बहुत थी, तालाबों की संख्या बहुत थी, लेकिन अब ऐसा नहीं है। क्यों? क्योंकि पहले आपके जो थे वो ये स्रोत बहुत थे, लेकिन आज के समय में इन स्रोतों में क्या आई है, कमी आई है। एक टॉपिक है आपका एनसीईआरटी में ही, ये रहा आपका बूंद बूंद दरिया दरिया। इसमें ये कहानी है, ये देखना जरा क्या कहा गया है। 650 साल पुराना एक घड़सीसर, घड़सीसर मतलब सर यानी कि तालाब, इसे जैसलमेर के राजा घड़सी ने लोगों के साथ मिलकर बनवाया था, इसलिए इसका नाम रख दिया घड़सीसर। यानी कि जो जैसलमेर के राजा थे घड़सी, उन्होंने इसको बनवाया था तालाब को, सर मतलब तालाब है, तो इस तालाब का नाम क्या रख दिया, घड़सीसर। ये 650 साल पुराना है। इसके दोनों तरफ पक्के घाट, सजे हुए बरामदे, कमरे, बड़े हॉल, ना जाने क्या क्या था। मतलब ऐसा नहीं कि केवल अकेला तालाब बना दिया, तालाब के चारों तरफ बड़े बड़े कमरे थे, हॉल थे, लोग रुक भी सकते थे, बैठ भी सकते थे। यहाँ लोग मिलते जुलते थे, यहाँ पर जलसे होते थे, जलसे का मतलब है महोत्सव, त्योहार होते थे, पर्व मनाए जाते थे, और गाने बजाने का प्रोग्राम भी होता था। इसके घाट पर बनाए गए स्कूल में आसपास के बच्चे पढ़ने आते थे, उसी पर क्या कर दिया, ये पूरा का पूरा आपका ये आपका जलसा है, घड़सीसर है। ये पूरा का पूरा आपका तालाब क्या कर दिया जाता था, बना दिया जाता था। लोग बाग यहीं जो है बड़े बड़े कमरे बना दिए जाते थे, लोग बाग मनोरंजन का लुत्फ भी लेते थे। बच्चे यहीं पर एक पास में बरामदा था, वहां पर बच्चों को पढ़ाने के लिए भी व्यवस्था की गई थी। जो कोई प्रोग्राम होना था तो वो प्रोग्राम की व्यवस्था भी, संगीत की भी व्यवस्था थी। इसको बनाने का काम किसने किया था, जैसलमेर के राजा घड़सी ने। तो ये घड़सीसर है। अगर कहें तो ये पूरा का पूरा, अब ये नहीं कि एक आध हो, नहीं, इसके लिए ध्यान रखना ये भी था कि तालाब गंदा ना हो, इसके लिए भी सफाई में लोग हाथ बटाते थे। ये नहीं कि बस तालाब को गंदा करते नहीं। मीलों तक फैले इस घड़सीसर में बारिश का पानी इकट्ठा होता, देखना कहीं भी सप्लाई का पानी नहीं आता था कि जमीन के अंदर से पानी निकाल के भर दिया जाए। सभी जगह मीलों तक फैले इस घड़सीसर में बारिश का पानी इकट्ठा होता था, नहीं कई गांवों का पानी ला करके इस घड़सीसर तालाब में छोड़ दिया जाता था। इस तालाब में इस तरह बनाया गया था कि जब वह पानी से भर जाता था तो बाकी पानी बहकर बचे हुए तालाब में नीचे चला जाता था। यानी कि एक एक करके एक से कई तालाब जोड़ दिए गए थे।
एक से कई तालाब जोड़ देंगे, एक तालाब भर जाएगा तो इसका पानी भर करके अगले तालाब में चला जाएगा, अगला तालाब भर जाएगा, भर करके पानी अगले तालाब में चला जाएगा। ऐसी व्यवस्था वहां पर की गई थी पुराने समय में। साथ में जब भी यह लबालब भर जाता तो पानी तीसरे तालाब में, इस तरह के 9 तालाब एक दूसरे से जुड़े हुए थे। ये कई कबार पेपर में जो है वो पूछ लिया जाता, इसलिए तो कंसेप्ट लिया है। कितने तालाब? तो 9 तालाब आपस में एक दूसरे से जुड़े थे। अब सोचो जरा कितना पानी स्टोर होता होगा। पूरे गांव के आसपास के क्षेत्रों को ये पानी क्या होता था, उपलब्ध होता रहता था। लेकिन वर्तमान में ऐसा कोई व्यवस्था है नहीं, जिस कारण से जल स्तर में क्या आई है, कमी आई है। बात समझ पा रहे कि नहीं? तो एक दूसरे से आपस में जुड़े थे, पूरे साल पानी की कोई परेशानी नहीं होती थी। पर आज घड़सीसर जैसा तालाब जो है वो उजड़ गया है। 9 तालाबों के रास्ते में मकान और कॉलोनियां बन गई हैं, और यहाँ इकट्ठा होने वाला पानी अब तालाब की तरफ ना आकर बेकार बह जाता है। यानी कि जिस रास्ते से पानी तालाब में होकर आता था, अब वहां पर पक्के मकान बन गए हैं, कॉलोनियां बन गई हैं। तो जो पानी जिस रास्ते से बहकर तालाब में आता था, अब वो पानी बेकार दूसरे रास्ते से होकर जो है वो आपका वेस्ट चला जाता, व्यर्थ चला जाता। बात समझ पाए कि नहीं? तो ये घड़सीसर तालाब की कहानी जो है वो बताई गई है। इसलिए बताई गई है कि पहले इस प्रकार से पानी को संरक्षित करके जल का क्या किया जाता था, एक प्रकार से जल का संरक्षण किया जाता था। लेकिन वर्तमान समय में जल के संरक्षण की ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है। बात समझ पाए कि नहीं? अब ये थोड़ा ये यहां से पेपर में छप के आता है, ये एक प्रश्न, यहाँ ये एक प्रश्न, ये अलवरूनी, ठीक है ना? तो ये अलवरूनी अभी यहां नहीं पढ़ रहे, हम बाद में आपको पढ़ाएंगे, ठीक है ना? इसको डायग्राम लेंगे इसका कि कैसे कैसे तालाब बनाते थे। तो अलबरूनी जो है वो आपका विदेशी यात्री है, उज्बेकिस्तान से आया था। इसने सारी चीजों को बारीकी से देखा, तो भारत के लोगों के द्वारा तालाब बनाने की विशेषताओं का वर्णन इसने किया है। ये कहता है कि भारत के लोग तालाब बनाने में बहुत ही माहिर थे, और कैसे कैसे तालाब, तो इसने लिखा है कि तालाब बनाने में यहाँ के लोग बहुत ही माहिर थे। अगर हमारे देश के लोग इन्हें देखेंगे तो हैरान रह जाएंगे। इनके पास कोई बड़ी व्यवस्था नहीं थी, फिर भी ये तालाब उन्नत किस्म के तालाब बना लेते थे, यानी कि बहुत ही अच्छे तालाब। तो बहुत भारी भारी पत्थरों से, लोहों का प्रयोग करके, कुंडों सरियों से जुड़कर चारों तरफ चबूतरे बनाए जाते थे। इन चबूतरों के बीच ऊपर नीचे जाने के लिए सीढ़ियां लगी होती थी। तो अभी ये नहीं पढ़ रहा, इन बाद में पढ़ेंगे, ठीक है ना? एक पॉइंट और तुम्हें बताते हैं। यहाँ पर ये देखना, ये दिख रहा है, ये है सीढ़ीदार कुआं। दिख रहा कुछ? ये सीढ़ीदार कुआं है। ये सीढ़ियां जो है वो ऊपर से नीचे जो है वो, नीचे ये पानी है, ऊपर तक भर जाता था, लेकिन धीरे धीरे जल स्तर कम हो जाता था। तो लोग बाग इन्हीं सीढ़ियों के माध्यम से नीचे उतर के इसके नीचे तक पानी जो है वो लेने के लिए आ सकते थे। तो ये सीढ़ीदार कुआं है। इन्हीं को बावड़िया भी कहा गया है, कहीं कहीं इन्हीं को क्या कहा गया है, बावड़ी। लिखा भी है बावड़ी, ये बावड़ी ही कहलाती है। बात समझ पाए? तो ये ध्यान रखना है कि ये बावड़ी है, इसे क्या कहते हैं, सीढ़ीदार कुआं भी कहते हैं, ठीक है ना? तो अभी इसको अपन को पढ़ना है पूरा थ्योरी, ये नहीं कि इसको छोड़ देंगे। इसको अभी आएंगे अलबरूनी, विदेशी यात्रियों पर आएंगे तो पढ़ेंगे, आप निश्चिंत रहें। आप चाहो तो अभी भी पढ़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इसको बाद में पढ़ेंगे, ठीक है ना? क्योंकि अभी एक साथ लेंगे इन चीजों को, ठीक है ना? पहले और चीजें देखते हैं, ठीक है ना? तो ये बावड़ी तुम्हें देख ली, ठीक है ना? ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है ना? अभी इस पर बाद में आ रहे हैं। ये पानी से जुड़े कुछ रिवाज है, उनको बाद में पढ़ते हैं। पहले जो पीडीएफ है अभी उस पर चर्चा देखा। अब ये आए हैं और ये कह रहे हैं कि जल के प्राकृतिक पेयजल के स्रोत क्या है। यानी कि जल के प्राकृतिक पेयजल के स्रोत क्या है? तो कुआं है, आपका बावड़ी है या बावड़ियां हैं, आपका तालाब है और पोखर है। पोखर मतलब छोटे छोटे हिस्से जहां पर पानी भर जाता है, छोटे छोटे हिस्से जहां पर पानी भर जाता है उनको पोखर कहते हैं। आपका तालाब है, बावड़ी है या बावड़ियां है, कुआं है। ये प्राकृतिक जल के स्रोत है। मतलब क्या? बरसात का पानी बरसा है, इनमें पानी इकट्ठा हो गया है, ये प्राकृतिक जल के स्रोत है। हैंडपंप है, ये कृत्रिम जल के स्रोत है। बात समझ पाए? क्यों? क्योंकि इनको आपने मशीनों के माध्यम से पानी क्या किया है, यहां पर उपलब्ध कराया है। बात समझ पाए कि नहीं? तो ध्यान रखना है। अब यहां इसके बारे में ही बताया गया है। सबसे पहले कुआं के बारे में बताया गया है। तो कुएं के बारे में क्या बताया गया है? तो ये सीधा प्रश्न ही छाप दिया यहाँ, ये प्रश्न पेपर में कई बार आया है। क्या लिखा है? अधिकांश शहरी कुएं सूख गए हैं और गांव में ही कुछ कुएं बचे हैं, उनमें भी पानी कम है। और ये हकीकत है जिसको वो लिखा है कि जो कुएं हैं, जो प्राकृतिक स्रोत हुआ करते थे पानी का, उसमें अधिकांश जो शहरी कुएं हैं वो सूख गए हैं। गांव में ही कुछ कुएं बचे हैं, उनमें भी पानी क्या है, आपका कम है। और उनमें भी जो पानी कम है, तो ये यहां पर ये कौन बताता है इसको गांव की एक लड़की है रेनू, उसकी दादी बताती है कि 15-20 साल पहले पानी था इन कुओं में, लेकिन आज वे कुएं सूख गए हैं। इनका कारण क्या है वो आपसे पेपर में पूछता है विकल्प में।
तो आपको जो विकल्प देना है, दो विकल्प आपको सबसे मेन मानना है। बोरिंग पंप तेजी से चलन में आना या तेजी से प्रचलन में आना, नलकूपों का या बोरिंग पंप का तेजी से प्रचलन में आना, ये प्रमुख कारण है। लेकिन चूंकि हो सकता है एक कारण ना हो, साथ में दूसरा कारण यह भी है, कुएं के चारों तरफ सीमेंट्रीकरण या कंक्रीटीकरण, यानी कि कुएं के चारों तरफ सीमेंट्रीकरण कर दिया गया, कंक्रीटीकरण कर दिया गया, तो कुएं ने पानी तो दिया, लेकिन कुएं में वापस पानी जो है वो नहीं आ पाया, क्योंकि जल स्तर आप आसपास कुएं को चारों तरफ से सीमेंट्रीकरण कर देंगे तो बरसात का जो पानी होगा वो रिसाव करके कुएं के अंदर बैठ ही नहीं पाएगा। इस कारण से कुएं में आपका क्या कर गया है, सूख गया है, जबकि 15-20 साल पहले यहां पर खूब पानी था, लेकिन आज लगभग ये कुआं सूख गया है। तो ये प्रश्न था, इसका कारण क्या, ये विकल्प में आपको टिक करना था। तो ये दो कारण मुख्य हैं, बोरिंग पंप यानी कि आपका मोटर पंप का तेजी से प्रचलन में आना या चलन में आना, यानी कि आप तेजी से क्या कर रहे हैं, बोरिंग पंप को चलाने लगे हैं। देखा होगा हर घर में समरसीबल मिलेगी, क्योंकि बिना उसके संभव नहीं। पहले ऐसा नहीं होता था, पूरे गांव में हो सकता है एक आध समरसीबल मिल जाए, सभी लोग कुएं से ही पानी लाते थे, या तो हैंडपंप होता था या कुआं होता था। लेकिन आज के समय चूंकि बोरिंग पंप तेजी से प्रचलन में आया है, तेजी से चलन में आया है, जिस कारण से कुओं का महत्व कम हुआ है, कुओं की तरफ किसी ने ध्यान ही नहीं दिया, और जब ध्यान नहीं दिया तो वो कुआं जो है वो क्या कर गया है, लगभग सूख गया है। बात समझ पाए? यहां आप बैठे हो, यहां बगल में मंदिर है, इसी के साइड में जो मंदिर बना है शंकर जी का, उसके पीछे ही कुआं हुआ करता था, आज कहीं नहीं दिखता तुम्हें। यानी कि पहले कुआं हुआ करता था, लेकिन आज उसको क्या कर दिया है, पाट दिया है, सूख गया है, पाट दिया है। बात समझ पाए? तो क्यों? क्योंकि उसके ही बगल में हैंडपंप लगा हुआ है, हैंडपंप बराबर पानी दे रहा है, मेहनत भी नहीं करनी पड़ती, थोड़ा 4 डंडा घुमाया, पानी आ गया, कुएं में बाल्टी डाली, फिर निकाला, तब जाके पानी आ पाया। इस कारण से आपका बोरिंग पंप का तेजी से प्रचलन में आना या तेजी से चलन में आना, और साथ में कुएं के चारों तरफ सीमेंट्रीकरण या कंक्रीटीकरण का होना, जिस कारण से आपके कुएं क्या कर गए हैं, सूख गए हैं। चलिए, ये बात समझ पाए? ये बावड़ी जो है वो सीढ़ीदार कुआं है, और सीढ़ीदार कुएं को ही क्या कहा जाता है, बावड़ी कहा जाता है। तो जो सीढ़ीदार कुआं होगा वही बावड़ी कहलाती है। हमने अभी दिखाया तुम्हें क्या है सीढ़ीदार कुआं। ये वहां बनाए जाते हैं जहां पानी में बरसात कम होती है। तो मुख्य रूप से लिखा है यहां पर वर्षा कम गुजरात, लेकिन आपको राजस्थान याद रखना है, ठीक है ना? ये लिख दिया है गुजरात, राजस्थान याद रखना है। राजस्थान में बरसात कम होती है, गुजरात के कुछ हिस्सों में, लेकिन राजस्थान में बरसात सबसे कम होती है। तो राजस्थान और बरसात और गुजरात दोनों में वर्षा कम होती है। यहां पर सीढ़ीदार कुएं क्या किए जाते हैं, बड़ी मात्रा में बनाए जाते हैं। इसमें पीने का जल संग्रहित किया जाता है, इसमें पीने योग्य पानी ही होता है। हमने आपसे कहा ही है, राजा महाराजा बड़े बड़े सीढ़ीदार कुएं खुदवा देते थे। सीढ़ीदार कुआं का मतलब यही है कि या तो आयताकार होगा या गोलाकार होगा, अधिकतर आयताकार ही होते थे, और आयताकारों में सीढ़ियां लगी होती थी इस प्रकार से नीचे उतरने के लिए। और उन्हीं नीचे उतरने के लिए जो सीढ़ियां लगी होती थी, उन्हीं के माध्यम से क्या किया जाता था, उन्हीं के माध्यम से सीढ़ियों के माध्यम से जल क्या किया जाता था, उपयोग में लाया जाता था। तो इसको हम सीढ़ीदार कुआं कहते हैं। ये लिखा भी है। 1986 जोधपुर में बिल्कुल भी वर्षा नहीं हुई। जोधपुर और वहां के आसपास के इलाकों में सूखा पड़ गया। तो फिर लोगों को, वहां के लोगों को भूली बिसरी बावड़ी याद आई, जो हमने अभी आपको चर्चा चलाई थी। उस भूली बिसरी बावड़ी याद आई और लोगों ने मिलजुल कर बावड़ी से 200 टन से ज्यादा कूड़ा निकाला। यानी कि आपकी जो बावड़ी थी उससे 200 ट्रक से भी ज्यादा क्या निकाला, कूड़ा निकाला। और जब उससे कूड़ा निकाल दिया तो बावड़ी ने फिर से प्यासे शहर की क्या कर दी, प्यास बुझा दी, यानी कि फिर से पानी देना क्या कर दिया, प्रारंभ कर दिया। इसके लिए मोहल्ले वालों ने चंदा इकट्ठा किया, लेकिन कुछ साल बाद फिर से अच्छी बारिश हुई और पानी की परेशानी खत्म हो गई और लोगों के द्वारा उस बावड़ी को एक बार फिर से भुला दिया गया। आप समझ पाए? ये पूरा का पूरा लेख जो है वो आपका छपा है एनसीईआरटी की किताब में, तो इसलिए इसको लिखा है कि इससे अगर प्रश्न आए तो आपको याद रखना है। तो ये फैक्ट है, मतलब 200 ट्रक कूड़ा कितना निकला था कुछ सालों तक। उसने मतलब पहले पानी को लोग भूल गए थे कि यहाँ कोई बावड़ी है, फिर याद आई कि हाँ यहाँ कोई बावड़ी हुआ करती थी, 200 ट्रक से ज्यादा कूड़ा निकाला, शहर के लोगों को प्यास बुझाई, लेकिन फिर अच्छी बारिश हुई तो फिर लोग उस बावड़ी को भूल गए। ठीक है ना सर? चलिए अब यहीं रुक जाते हैं, इसके आगे कल चलेंगे। जल संरक्षण क्या है, टांका क्या है, ये जल संरक्षण की संरचनाएं क्या है, आयताकार बावड़ी को क्या कहते हैं, टांका क्या है, बावड़ियां क्या है, इन सबको कल पढ़ लेंगे। ये पूरा का पूरा भी 9 पेज है, आप समझ रहे हो, काफी है आपका जल से रिलेटेड पॉइंट।
और इस जल से रिलेटेड पॉइंट को आपको अच्छे से समझना, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ से प्रश्न जो है वो बनते हैं। लेकिन अब बीच बीच में हम, ये तो चलेगा ही जल संरक्षण, बीच बीच में एक दो पीडीएफ और लेंगे, जैसे कल ये 2 पीडीएफ साथ में कवर करेंगे। हम चाहते हैं कि ये तुम्हारा बस 10 दिन के अंदर पूरा एनवायरनमेंट को कंप्लीट कर दें और इस एनवायरनमेंट के शिक्षण को भी पढ़ा के कंप्लीट कर दें, ठीक है ना, ताकि हम एनवायरनमेंट की तरफ से बिल्कुल फ्री हो जाएं। ज्यादा से ज्यादा 20 दिन लेंगे या 25 दिन, हम पूरा कंप्लीट कर देंगे, ठीक है ना, इससे अधिक टाइम नहीं लेंगे। यानी कि कल हम तुम्हें इसके साथ ये पीडीएफ भी पढ़ाएंगे, मतलब ये 2 पीडीएफ साथ में लेंगे। पहले जैसे हमने आपको बताया ही है कि ये जो पीडीएफ है, ये 2 पीडीएफ साथ में लेंगे। साथ में ये जो 2 पीडीएफ है, एक आपकी ये आंट जानवर है, ये लेंगे साथ में, हो सकता है इसी में आवास वगैरह की पीडीएफ लें, तो ये साथ में जो है चलती रहेगी। जहां जहां हमारे ये चित्र रहेंगे उसी के माध्यम से इनको हम तुम्हें समझाते चलेंगे। तो ये पूरा का पूरा एनसीईआरटी ही है और एनसीईआरटी की किताबें ही हैं। तो जल्दी से जल्दी इसको हम खत्म कर लें और फिर इसके बाद हम फ्री हो जाएंगे कि हमने ईवीएस पूरी कंप्लीट कर ली है, इसका शिक्षण कंप्लीट कर लें, तो फिर उसके बाद आप फ्री हो। हम क्वेश्चन आपको भेज देंगे, आपको प्रैक्टिस कर लेना, जो डाउट रहेगा हम आपको बता देंगे। यानी कि एक सब्जेक्ट तो कंप्लीट करके रख दें, क्योंकि अभी काफी सब्जेक्ट हैं जिसको कंप्लीट कराना शेष है, ठीक है ना। चलिए अब चलते हैं आगे और अन्य सब्जेक्ट पढ़ते हैं।